Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in today's class we are going to do the news analysis of 27th of June. Okay. सो 27 जून में बहुत सारे न्यूज़ हैं, उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू वैगनर. तो वो वी विल बी कवरिंग इन अ सेपरेट वीडियो. ठीक है, हम उसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. एंड देयर इज़ वन मोर टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस. That also we will be doing in a separate video. ओके दोनों ही जो वीडियोस हैं वो आपको कल मिल जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. राइट, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. बट इससे पहले जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाए. उस इन्फॉर्मेशन में ये है कि फिलॉसफी एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड फिलॉसफी ऑप्शनल ये दोनों ही जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं. एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है, इसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो. स्कॉलरशिप टेस्ट हो चुकी है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एमए, डिप्लोमा, 1 ईयर प्लस बीए, ये सारे कोर्सेज अलॉन्ग विद द यूपीएससी प्रेपरेशन ये भी कल से स्टार्ट हो चुके हैं. तो वाई टू वेट, जल्दी से जो है आप एनरोल कर लीजिए, है ना. ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर सारे लाइव देखने के बजाय रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी. ओके, जितना दिन आप लेट कर देंगे उस पर्सपेक्टिव से. इसके अलावा जो है एनसीईआरटी कोर्सेज जो हैं वो भी एनसीईआरटी मॉड्यूल स्पेसिफिकली सेपरेटली भी मिल रहा है. अगर आप लोग उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको tathastuics.com इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप इन नंबर्स पे क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो. ओके, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. एंड इस टॉपिक में जो है वो क्या दिया हुआ है, जिस हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर के पुजारी को अपॉइंट करने के लिए उसके कास्ट से हमको किसी भी तरीके का जो है मतलब नहीं रखना है. ठीक है, सो द कास्ट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द टेम्पल प्रीस्ट्स. सो दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड. अभी यहां पर जो है एक वर्ड आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा और वो वर्ड है अर्चका. अर्चका का मतलब है टेम्पल प्रीस्ट यानी कि पुजारी. ठीक है, तो पुजारी जो है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है. उसी के ऊपर ये चीज जो है वो ये आर्टिकल है बेसिकली. ओके, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी हैं वो हम देख लेते हैं. इसमें ये चीज कहा है हाई कोर्ट ने कि अगम शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन वो जो है सारे रिचुअल्स जानता है, सारे जो है सारी की सारी चीजें उसको पता है, प्रॉपरली ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है वो पर्सन पुजारी बनने के लिए, तो उसको पुजारी अपॉइंट करने में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है, उसको बना सकते हैं. इसमें उसके कास्ट से जो है कोई लेना देना जो है वो बेसिकली नहीं होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज दी हाई कोर्ट ने ये बात जो है वो कही है. अब यहाँ पे बात आ जाती है, मैम ये अगम शास्त्र जो है ये बेसिकली है क्या. अगम जो है इस वर्ड का ये जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से आया है. ठीक है, जिसका मतलब है दैट विच हैज कम टू अस, ऐसा कुछ जो कि हमारे पास आया है. ठीक है, हमने बनाया नहीं है, वो हमारे पास आया है. ओके, सो दैट इज द अगम. अगम जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अगम और एक होता है तंत्र. अगम टेक्स्ट जो है वो बेसिकली वो दो तरीके के हैं. ओके, एक होता है अगम, दूसरा होता है तंत्र. अगम जो है ये शैवाइट और वैष्णवाइट जो टेम्पल्स हैं उससे रिलेटेड होती हैं, एंड तंत्र जो है वो शक्ति टेम्पल से रिलेटेड होती हैं. शक्ति जैसे कि काली है ना, तो यहाँ पे आपको तंत्र एंड ऑल उस टाइप की चीजें देखने के लिए मिलेंगी. सो दैट इज वाई शक्ति से रिलेटेड होता है ये तंत्र वाले जो टेक्स्ट होते हैं. अगम बेसिकली क्या है, अगम एक्चुअली इसमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं. अब जैसे कि इसमें बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कि किस तरीके से जो है हमको टेम्पल्स बनाना चाहिए.
ठीक है, इसमें ये चीज दिया हुआ है कि हमको किस तरीके से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करना है, कौन से जो है रिचुअल्स है, कैसे रिचुअल्स है, क्या कैसे परफॉर्म करनी है, ये सारी चीजें जो है हमको अगम में मिलती है। योग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी अगम में मिलती है। साउथ इंडियन शैवाइट ट्रेडिशन, देयर आर 28 शैवा अगम्स। साउथ इंडिया में अगर आप शैवाइट ट्रेडिशन की अगर बात करें, वहां पे उस चीज को अगर देखें तो वहां पे कितने अगम्स की बात करें, 28 शैवा अगम्स हैं वहां पे। ठीक है, तो अगम क्या होता है वो आपको पता चल गया। तो बेसिकली इसमें क्या चीज है, हिंदू बेस्ड जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारी चीजें उसमें बहुत तरीके से बताई हुई हैं कि क्या कैसे आपको बेसिकली करना है। ठीक है, तो अगम शास्त्र के बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे 2 केसेस को इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया था, शेषमल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1972 में। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो अर्चका है यानी जो पुजारी है, किसी टेम्पल की अपॉइंट करने की जब बात आती है तो ये एक सेक्युलर फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक सेक्युलर फंक्शन है। एंड ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सर्विस बाय दोज प्रीस्ट्स वुड बी एन integral part of the religion. In that verdict, the apex court had clearly differentiated between a secular and the religious function. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब पुजारी की परफॉर्मेंस की जब यहाँ पे जब पुजारी के अर्चका के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वो एक सेक्युलर फंक्शन है। ठीक है, उसमें जो है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इस टाइप की चीजें जो हैं वो बेसिकली आपको नहीं देखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर देखना है। ओके, इसके अलावा ये है कि जब आप किसी तरीके की कोई रिलीजियस चीज को आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऐसी टाइप की जो चीज है रिलीजियस चीज है उसको अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे रिलीजियस चीज इन्वॉल्व होती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कोई रिलीजियस परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि आरती करना है, ठीक है, वो वाली टाइप की चीज, तो वो क्या है, वो एक रिलीजियस रिचुअल है। तो वो पर्टिकुलर जो रोल होता है वो रिलीजन से रिलेट आप कर सकते हो। ओके, लेकिन और भी टेम्पल्स में और भी सारे काम होते हैं तो वो उस सारी की सारी चीजें रिलीजन से आप नहीं रिलेट कर सकते। अब जैसे साफ सफाई करना है एंड ऑल, राइट, तो वो टाइप की जो चीजें हो गई तो वो रिलीजन नहीं, वो सेक्युलर है। ठीक है, वो यहाँ पर पॉइंट जो है ये कह रहे हैं। Therefore, the prescription provided by the agamas gains significance only when it comes to the performance of the religious services. तो अगमास में बेसिकली क्या चीज मेंशन है कि आपको कौन से कैसे रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, कौन से कैसे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करने वो अगमास में है। तो जहां पर भी अगमास की बात आती है तो इट मीन्स वो रिलीजन से रिलेटेड बात आती है। ठीक है, तो वो रिलीजियस चीज से ही रिलेट करके आप उन बात को जो है सामने रख सकते हो। इनका ये कहने का जो है वो मतलब है यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स जो है वहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो उतना ज़्यादा हमको डिटेल नहीं जानना है, बट कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको ले सकते हुए फॉर योर essay और फॉर योर आंसर राइटिंग एंड ऑल। ठीक है, सो इफ ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली इन एनी टेम्पल ऑल अलोंग द ब्राह्मण alone was conducting pujas, it may not be because a person other than the Brahman is prohibited. इसमें ये कह रहे हैं कि सपोज अगर कोई मंदिर है जहां पर कि सिर्फ ब्राह्मण ही एक जमाने से पूजा करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण के अलावा जो है वहां पे कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई रिलीजियस चीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है दिस इज बिकॉज दोज अदर्स वर नॉट इन पोजिशन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द लर्निंग रिसाइटिंग। इसका मतलब ये है कि जो लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि क्या पता वो अलाउड ही नहीं हो वो काम करने के लिए। ओके, वो अलाउड ही नहीं हो वो काम करने के लिए, उनको वो याद वो चीज़ें सीखने ही नहीं दी जाती हो, रिसाइट ही नहीं करने दी जाती हो, उनको जो वैदिक लिटरेचर है उसमें मास्टरी ही नहीं करने दी जाती, वैदिक लिटरेचर राइट्स जो हैं उसको मास्टर करने का मौका ही नहीं मिलता हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से या फिर जो सैक्रेड थ्रेड है वो पहनने की जब बात आती है तो वो भी नहीं करने दिया जाता हो। तो देयर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच द ब्राह्मणास जो है सिर्फ वही करते हो और बाकी लोग जो है वो नहीं करते हो रिचुअल्स।
तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है ना. सो दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज एक्चुअली पॉइंटेड आउट. एंड अर्चिका, दे सेड दैट द अर्चिका फॉल्स अंडर द सेक्युलर पार्ट. हियर यू कैन नॉट से कि किसी तरीके का जो है रिलीजियस चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रिड्यूस्ड सीलिंग इंक्रीज्ड एंगर. यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने ओपन मार्केट जो है, ओपन मार्केट बोरोइंग में जो है काफ़ी ड्रास्टिकली उन्होंने चेंज किया, उसको कम कर दिया, लिमिटेशन जो है वो कम कर दी है करके, उसके ऊपर एक लिमिटेशन जो है वो डाल दिया है, रिड्यूसिंग द लिमिट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी जस्टिफिकेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज सच जो है कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि लिमिट जो है वो जो रिडक्शन बेसिकली कर दिया लिमिट में, लेकिन उन्होंने जो है ना किसी तरह कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया है. तो केरला गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन रेज कर रही है कि भाई आपने कोई जस्टिफिकेशन दो, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिस चीज़ को लेकर के हम बोले कि हाँ भाई आपने ये जो स्टेप लिया है वो एकदम सही लिए है करके. ओके तो यहाँ पे हमको क्या जानना है कि लड़ाई होगा तो आगे क्या करेंगे? नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है. हमको यहाँ पे मतलब है ओनली विद द वन थिंग दैट इज द OMO, कि OMO है क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस. प्योरली आपकी इकोनॉमी है यहाँ पर, आपको बस वो जानना है, ठीक है. OMO क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस है. आपको इसी से समझ में आता है कि ये क्या चीज है. It refers to the sale and purchase of government securities and treasury bills. तो ये बेसिकली है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं उसको खरीदना और बेचना. और ये क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो सप्लाई हो रही है मनी की, उसकी जो है कंट्रोल, उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए जो है ये काम करना है, ठीक है. ये काम जो है ये करते हैं. अब कैसे करेंगे? सपोज कि इनको क्या करना है, पैसे इंक्रीज करने हैं, सप्लाई जो है वो इंक्रीज करनी है. तो जो जिनके पास सिक्योरिटीज होंगी उनके बोलेंगे कि चलो बेच दो आप हमको, ठीक है. तो वो जो हमको बेचेंगे, सपोज आई एम RBI, दिस इज द थिंग विच इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी जो गवर्नमेंट है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये काम करती है. तो वो लोग क्या बोलेंगे कि आओ हमको बेच दो, ठीक है. तो वो सपोज ट्रेजरी बिल्स जो है वो वापस खरीद रहे हैं, ठीक है. तो जब वो खरीद रहे हैं, आई एम बाइंग, तो मैं पैसे दे रही हूँ, ठीक है, मैंने जो है पैसे दे दिए. तो मैंने क्या किया, इकोनॉमी में पैसे डाल दिए. अब वो जो है वो पैसे लेकर के ऐसा थोड़ी है घर में लेके रखे रहेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किसी भी चीज में जो है उसको यूज करेंगे. तो वो एक तरीके से फ्लो बन गया इकोनॉमी में, राइट. अगर जो है मेरे को सप्लाई कम करनी है पैसे, ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैंने वहां से जो है मैं क्या करूंगी कि पैसे लूंगी. पैसे कैसे लूंगी? मैं बोलूंगी कि आई एम सेलिंग द ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है. आई एम द RBI एंड वो लोग जो है वो आएंगे पैसे लेकर के, मैंने उनको सेल किया, उनसे पैसे ले लिए, इकोनॉमी में जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है. कितना सिंपलेस्ट है. अब इससे ज्यादा सिंपल में क्या ही समझाया जाए आपको. ओके, नाउ इट इज द टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो भी कंट्री है उसकी जो सेंट्रल बैंक होती है वो करती है इन ऑर्डर टू मैनेज द इन्फ्लेशन, मैनेज इंटरेस्ट ऑफ रेट्स, स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स. ये सारे काम करने के लिए जो है वो बेसिकली इसका यूज इस्तेमाल करती है. इन्फ्लेशन को कम करना है या फिर मैनेज करना है किसी तरीके से, तो इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना है, फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबलाइज करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये लोग OMO जो है इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, किस तरीके से होता है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू. ओके, तो लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज कैसे कम होगी, ज़्यादा होगी, तो जो मैंने सेल एंड परचेज का सिस्टम अभी मैं आपको जस्ट बताई थी उसी तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी. एंड टाइप्स ऑफ OMOs जो हैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे. क्या हो गया टाइप्स ऑफ OMOs? एक तो होगा PEMO, आउटराइट परचेज, एंड दूसरा है रीपर्चेज अग्रीमेंट, दैट इज द रेपो रेट. रेपो रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने से जो है सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, उसी हिसाब से जो है इंटरेस्ट जो है कम ज़्यादा होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी द कंप्लीट, ये बहुत ही सुंदर सा जो है चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है. एंड यहाँ पे सारा का सारा OMO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि इसका OMO का डेफिनेशन क्या है. यहाँ पर
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो लिक्विडिटी को मैनेज करना, बढ़ाना घटाना जो है वो यहाँ पर बेसिकली इससे काम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करी हुई है। पीडीएफ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इन फर्दर वेज, यू कैन बेसिकली यूज इट। नेक्स्ट आता है आपका एनएचआरसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या किया है, उन्होंने नोटिस भेजा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है महाराष्ट्र को ओवर द टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स, उनके टॉर्चरमेंट को लेकर के। तो ये जो नोटिस है वो बेसिकली इनको भेजा गया है एंड उस्मानाबाद जो है डिस्ट्रिक्ट वहां पे, सो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है और एनएचआरसी ने बोला है कि भैया हमको डिटेल रिपोर्ट दीजिए कि ये क्या क्या कैसे कैसे जो है चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, सारा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो है इसको लेकर के यहाँ पे दिक्कत है, ये वायलेट किया हुआ है। सो एनएचआरसी ने, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने देखा कि ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 है, इस चीज को लेकर के वायलेशन है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। ओके, लोग जो है उस चीज को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सो द इंसिडेंट इंडिकेटेड द फेलियर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट द लेबरर्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। होता है, बेचारे जो है काम के चक्कर में किसी ना किसी के चंगुल में फंस जाते हैं। बॉन्डेड एक तरीके जो बंधुआ मजदूर है, एक तरफ से जो है वो गवर्नमेंट चाह रही है बंधुआ मजदूरी खत्म हो, और दूसरी तरफ से कोई ना कोई नए तरीके से इस तरीके के जो लोग होते हैं बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, जो वर्कर्स थे दे हैड बीन केप्ट चेन्ड एंड फोर्स्ड टू वर्क 12 आवर्स अ डे। माय गॉड, इमेजिन 12 घंटे उनको काम करा जा रहा है, चेन कर उनको बांध दिया जा रहा है, राइट, विदाउट एनी वेजेस, उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं। डिगिंग अ वेल फॉर द अक्यूज्ड, which has actually dug a well for the accused. So this is seriously very serious offense which has been committed by this contractor. तो ये तो जो है इसके ऊपर तो अच्छा खासा इस बंदे को ऊपर केस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जून 17 को जो कुछ लेबरर्स थे उनको किसी तरीके से बचा लिया गया पुलिस की मदद से, एंड वर्कर्स जो हैं वो अपने विलेज पहुंच गए हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये आए हुए थे, वहां पे इनको जो है रखा गया था। इन लोगों को जो है चेन से बांध दिया जा रहा था, 12 घंटे लगातार काम कर रहे थे, किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जा रहा था। उसके अलावा इनको दिन भर में जो है सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था ताकि वो बस जीवित रहे, ठीक है। बस इस चीज के लिए कैसे जी रहे हैं वैसा नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रिटिशर्स जिस टाइम में थे, जिस तरीके से हरकतें हम लोग के साथ किया करते हैं वैसे ही हैं ये लोग भी, वही काम ये लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज, इनकी ये जो टॉर्चर है, इस चीज को लेकर के इंफॉर्मेशन किसी तरीके से जो है लोगों के पास पहुंची एंड अल्टीमेटली पुलिस ने जो है यहाँ पर हेल्प किया, ठीक है। सो दिस इज द होल केस इज ऑल अबाउट, राइट। अब यहाँ पे हमको जानना है एनएचआरसी के बारे में। आपको जो है इस केस में क्या चल रहा है वो तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब एनएचआरसी क्या है, तो एनएचआरसी जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे जो एक्ट है वो एक्ट कौन सी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। ये एक्ट आया और ये जो एनएचआरसी है इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। व्हाट द वर्क क्या है बेसिकली ये, तो ये एक वॉच डॉग है, नजर रखती है, निगरानी रखती है कि कंट्री में कहीं पे किसी तरीके से क्या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ensuring the rights guaranteed by the Indian Constitution and the international convenance। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स माने गए हैं एज अ ह्यूमन, एक ह्यूमन के लिए वो राइट्स, एंड प्लस जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन करे हुए हैं, क्या वो राइट्स जो है वो फॉलो हो रही हैं यहाँ पर या फिर नहीं हो रही हैं, उस चीज के ऊपर नजर रखना किसका काम है, एनएचआरसी का। ओके, सो दिस इज देयर वर्क।
अब यहाँ पे बात आता है कि भैया ह्यूमन राइट्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस ह्यूमन राइट्स, ये एक्चुअली है क्या? ह्यूमन राइट्स का मतलब है आर इनहेरिटेड टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन राइट्स जो है एक मतलब जो भी कलेक्शन ऑफ राइट्स है वो हर एक इंसान को दिया हुआ है। इट डजंट मैटर कि मतलब वो कौन है, कहाँ से है, क्या है, मतलब बेसिक राइट्स है वो हर किसी को दी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार हर किसी को है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वर्क, एजुकेशन एंड बहुत सारी चीजें, इसी टाइप की बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली आपको क्या यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जीवित रहने का अधिकार है, ठीक है, आपको एक जो है डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, राइट। हमें यहाँ तो हमारा आर्टिकल 21 ही ये सारा चीज आ जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्क, अगर आप काम करना चाहते हैं तो यू हैव दिस हक, आपके पास है राइट कि आप काम करना चाहते हैं तो करो, ठीक है। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो ये कुछ जो है राइट्स वो हर किसी को दी हुई हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको ये सारे के सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए। डजंट मैटर आपका क्या कास्ट है, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीजें कुछ भी जो है वो इसमें मैटर नहीं करती हैं, ओके। इसका फॉर्मेशन की बात है तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा 1948 में, एंड लेटर ऑन जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली ये काम कर रही थी, तो उसी चीज से इंस्पायर होकर के फिर यहाँ पे जो है लोकल यानी कि इंडिया ने भी इसको अप्लाई किया था। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, हम इंटरनेशनल लेवल पे अब देख रहे हैं, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था यूएन के द्वारा 2006 में, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एंड इसको कब क्रिएट किया गया था? 2006 में जो है इसको क्रिएट किया गया था। इट रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द काउंसिल एड्रेसेस द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड मेक्स द रिकमेंडेशंस आल्सो। इसमें जो है फिलहाल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, जो भी मेंबर स्टेट्स है 47 प्लस जो जनरल असेंबली यूएन जनरल असेंबली जो है वो जो है बेसिकली इसमें इलेक्ट करते हैं। यूएन जनरल असेंबली जो है वो बेसिकली इलेक्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ दीज। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ एनएचआरसी, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? तो इसमें क्या है, एक चेयरपर्सन है, फुल टाइम मेंबर्स हैं एंड डीम्ड मेंबर्स हैं, जो कि मेंबर्स इसके बन सकते हैं, वो इसमें आते हैं। चेयरपर्सन एक ऐसा बंदा होना चाहिए, या तो वो चीफ जस्टिस हो, क्या होना चाहिए वो? चीफ जस्टिस हो इंडिया का, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, बिकॉज दिस पर्सन हैज द नॉलेज, द काइंड ऑफ नॉलेज लॉ, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन से सारी चीजें है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करना वुड बी बेटर। सो यहाँ पे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो होंगे वो इसके चेयरपर्सन जो है वो बनेंगे। एंड चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, या फिर जो है 70 साल की एज तक, जो भी पहले अटेन हो जाए अकॉर्डिंगली दे विल बी देयर ऑन देयर सीट, मतलब ये जो है वहां पर विराजमान रहेंगे एज अ चेयरपर्सन और दैट ऑफ द मेंबर। यहाँ पे रोल्स क्या है वो तो चीजें आपने देख ली, ठीक है। ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्ट करना राइट्स का, इसके अलावा प्रमोट करना भी, ह्यूमन राइट्स रिसर्च, अवेयरनेस, लिटरेसी, ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लोगों को जानकारी देना भाई कि आपके ये राइट्स हैं, ये भी चीजें तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो वो सारी चीजें करना किसका काम है? एनएचआरसी जो है इसी का ही काम है। इसके अलावा इट हैज द रिकमेंडेटरी पावर्स बट नो पावर टू पनिश वायलेटर्स और प्रोवाइड द रिलीफ। एनएचआरसी ने जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के केस में ही अपना जवाबदेही जो है, अकाउंटेबल जवाबदेही बेसिकली मांगी है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ है, वहां पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी है। तो वो तो चलो ठीक है, रिकमेंडेशंस कर सकते, बट इट हैज नो पावर टू पनिश। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन है इसके पास कि अगर कोई चीज जो है वो प्रूफ हो जाती है तो उसके बावजूद भी दे वोंट बी एबल टू पनिश
द कॉन्ट्रैक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, उसके लिए तो प्रॉपर जो लॉ है, उसका जो प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है। दे कैन विजिट जेल्स एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द लिविंग कंडीशंस ओवर देयर। जेल जा सकते हैं, जेल में कैसा लिविंग कंडीशन है उस चीज को देख करके वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, बस रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ऐसा ये जो है एक तरीके से बाइंडिंग वाला सीन यहाँ पर नहीं होता है। ओके, सो दे कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस विदाउट द पावर टू एनफोर्स द डिसीजंस। ओके, तो आई फील कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो है इनका लिमिटेशन है, ये वाली चीज़ जो है सबसे बड़ी लिमिटेशन है इनकी। ठीक है, ये दिस लैक्स अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिलाइज ऑन द गवर्नमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इनके पास जो है ऐसा कुछ है नहीं जिससे लेकर के ये इन्वेस्टिगेट करे। ये गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स जैसे अभी मांगा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो भी रिकमेंडेशन देना है, जो भी इन्वेस्टिगेट करना है, जो भी काम करना है, उन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू द BIS, दैट इज द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। सो वर्ल्ड एट क्रिटिकल पॉइंट इन इन्फ्लेशन फाइट। सो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसी चीज को लेकर के BIS ने जो है ये स्टेटमेंट जारी किया हुआ है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर प्रॉब्लम्स इन बैंकिंग सेक्टर वाज नाउ मटेरियल वार्न्ड द BIS। तो अभी आप देख सकते हैं अमेरिकन साइड में जो है बैंक्स कोलैप्स कर रही हैं, तो उसी से आप इस चीज को है बेसिकली रिलेट कर सकते हैं कि बैंक्स जो है वो अब कोलैप्स कर रही हैं एंड वी नीड टू स्ट्रेंथन इट। ओके, तो इन्होंने वार्न किया है दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज एट अ क्रूशियल पॉइंट एज कंट्रीज स्ट्रगल टू राइन इन द इन्फ्लेशन। जो कंट्रीज है दुनिया में ज्यादातर जो देश है, कंट्रीज हैं, तो वो सभी स्ट्रगल कर रही हैं इन्फ्लेशन को लेकर के। ठीक है, तो उसी चीज में वार्न कर रहा है कि यहाँ पे हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ना बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे अब यहाँ पर पहुंच गई है। स्टबर्नली हाई इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग कोलैप्सेस। सो इसमें क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है एंड स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो टॉप इकोनॉमीज हैं वहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टबर्नली हाई बोलने का मतलब है जो जिद्दी टाइप के नहीं होते हैं कि नहीं मेरे को यही रहना है, मेरे को इतने ही लेवल पे रहना है, मेरे को नहीं जाना है, राइट। तो इन्फ्लेशन भी एक तरीके से वैसा ही काम कर रहा है, वो नीचे जा ही नहीं रहा है। इट इज़ लाइक वो वहीं पे स्टक कर गया, वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है वो नीचे नहीं आ रही है। अब जैसे कि टमाटर देख लीजिए, 100 रुपये किलो हो गए, है ना। तो हंसी तो आ रही है, लेकिन अब 100 रुपये किलो है तो उसमें उसका एक छोटा सा पीस भी वेस्ट करना विल बी लाइक ना, तो वेस्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से भी वेस्ट हो जाए तो बहुत बड़ा सर का दर्द है बेसिकली। ओके, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। रिलेंटलेस इन राइज इन इंटरेस्ट रेट्स ओवर द लास्ट 18 मंथ्स। पिछले 18 महीने से जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। द जंप इन बोरोइंग कॉस्ट हैज ट्रिगर्ड सीरियस बैंकिंग कोलैप्सेस सिमिलर टू दोज सीन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 15 years अगो। तो ये अभी जिस टाइप की सिचुएशन बन रही है वो सिचुएशन ऐसी है जैसे कि पहले 15 साल पहले थी। 15 साल पहले भैया कौन सा केस हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे उनको अपनी जॉब से निकाल दिया जा रहा था। इफ यू कुड रिमेंबर, कौन सा साल था, लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलो, ग्लोबल इकोनॉमी एट अ क्रिटिकल जंक्चर, वो तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। इस टाइप से जो चीज़ें हो रही हैं, बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है वो इस तरीके से हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। मॉनेटरी पॉलिसी शुड फोकस ऑन रीस्टोरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ अभी हम देख रहे थे जो, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ इस हिसाब से करनी चाहिए ताकि जो ये प्राइसिंग है जो बेधड़ाका ऐसे बढ़ती जा रही है, राइट, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की अब हमको बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। द नीड फॉर पॉलिसी टाइटनिंग एंड रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो फेसिंग इशू, राइट, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, अदरवाइज द बैंक्स विल कोलैप्स। एंड इंडिया में जिस तरीके से NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एंड वो वैसे ही धड़ल्ले से इंक्रीज करती रही तो इट विल बी अ रियली वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया एज वेल।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम BIS के बारे में। BIS जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930 एंड इट इज ओन्ड बाय 60 सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, जो 60 सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको ओन करती हैं, विच अकाउंट फॉर 95% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो जिन कंट्रीज की सेंट्रल बैंक इसको ओन करती हैं, उनकी जो GDP के अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 95%, पूरी ग्लोबल GDP की 95% GDP वो लोग की है। ठीक है, BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेजल स्विट्जरलैंड में है। इसको सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स के तौर पे भी जाना जाता है। ओके, BIS क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो ये क्या है? इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक्स, इस तौर पे भी जो है इसको जाना जाता है। राइट, नाउ द मिशन एंड रोल। BIS का मिशन क्या है? टू सर्व द सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स को सर्व करना इन ऑर्डर टू इन देयर परसूट ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो जो है मॉनेटरी उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो सही ढंग से चलती रहे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे उनकी कंट्री में, तो उस चीज़ के लिए this BIS actually helps out. It aims to foster international cooperation in those areas and act as a central bank for all the central banks. Right? चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट में। ये जो है इट इज रिलेटेड टू चार धाम। सिंस अप्रैल महीने से अभी तक 149 चार धाम यात्री जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये किसी ना किसी कारण से हुआ है, कोई एलिमेंट या फिर एक्सीडेंट की वजह से हुआ है ये चार धाम यात्रियों की डेथ। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, चार धाम में जो डेथ होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक यहाँ पे, एक तो पहले आप देख लीजिए चार धाम है, चार धाम है कौन कौन से। तो चार धाम जो है वो है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ, ये चार है। ठीक है, अब इनका लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे आप उत्तराखंड देख रहे हैं, उत्तराखंड में ही है ये चार धाम, देख सकते हैं गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। ठीक है, ये चार धाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उत्तराखंड में है। ये सारी के सारे जो चार धाम है ये बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई वाले रास्तों पे है, ऊंचे जगहों पे है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत बेसिकली लोगों के लिए क्रिएट करते हैं जो कि इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड। नो, उन्होंने कभी डिसाइड किया और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत उनको एक आइडिया दे दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिकली आप कहें कि फुल फ्लेज उनको उस तरीके से तैयार करना, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये जो भक्त लोग हैं, ये जो जाते हैं चार धाम के लिए, दे डाई बिकॉज ऑफ द क्रोनिक एलिमेंट्स, हार्श वेदर कंडीशंस एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। अभी हम लोग जो ये चीज़ का ना आइडिया एक बना लेते हैं ना कि हम जो बुढ़ापे में रिटायर जब हो जाएंगे तब जाएंगे ये धाम, जाएंगे इतनी ऊंचे ऊंचे जगह पे जाएंगे, ऐसे ऐसे जगह पे जाएंगे, यही हो जाता है उस टाइम। अब बूढ़े होते होते कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, कोई दिक्कत हो गया है ना, उन चीज़ों की वजह से भी जो लोगों की डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ पे तो मतलब इंडिया में यही चीज़ चलती है ना। ठीक है, उससे पहले सारा अपना जो है अपना आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वही कर रहे होते हैं। अब बुढ़ापे में फिर जाना होता है ये सब जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस टाइम क्रोनिक डिजीजेस, बहुत सारी क्रोनिक एलिमेंट्स होते हैं। सो दोज आर द रीजंस ऑफ द डेथ। इसके अलावा हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस बहुत खराब हैं एंड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी वाले इलाके हैं, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, उतना जो है उस तरीके से ऊपर जाना ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत होगी। एंड जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द डेथ्स आर बेसिकली हैपनिंग। ओके, ये जो डेथ्स है वो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एकदम डिटेल में ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
सीनियर सिटीजन्स जो है वो फेस पर्टिकुलर डिफिकल्टीज, पर्टिकुलरली ये लोग जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। विजिटर्स जो है दोज आर एक्सपोज्ड टू सडन लो टेम्परेचर, सडनली जो है वो टेम्परेचर कम हो गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो इंक्रीज कर गए, एयर प्रेशर जो है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, आप ऊंचाई पे जा रहे हो, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ द डेथ्स आर हैपनिंग। ओके, एंड इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपरली कुछ वहाँ पे जो है चीज़ें सेव करने के लिए उस टाइप से चीज़ें नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल आर ऑल्सो नॉट ट्रेन्ड। लो ह्यूमिडिटी जो है इट हैपन्स एट द हायर ऑल्टीट्यूड्स एंड इट लीड्स टू दी वाटर लॉस। आपकी बॉडी से पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, एंड कुछ ही घंटों में जो है फिर जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी बहुत सारा वाटर रिलीज कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल रिएक्ट, योर बॉडी विल रिएक्ट। ओके, सो ये बेसिकली जो रीजन है, दीज आर द रीजन्स बिहाइंड द डेथ ऑफ द पीपल इन द चार धाम। ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। आजकल जो है डिजिटल इंडिया पे बहुत सारा जो है टॉपिक बेसिकली बहुत टाइम से ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, मतलब रिलीज इन द सेंस कि बहुत सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं। तो मीटी के बारे में आज लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मीटी के बारे में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन इंडिया इज वर्किंग ऑन अ न्यू लॉ, एक नए लॉ पे काम कर रहा है, दैट इज द डिजिटल इंडिया बिल टू रिप्लेस द आउटडेटेड इंफॉर्मेशन एक्ट, आईटी एक्ट, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक नए बिल के ऊपर काम कर रहे हैं, मीटी काम कर रही है डिजिटल इंडिया बिल के ऊपर, जो कि आईटी एक्ट को रिप्लेस करने की बात कर रही। यहाँ पे इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू एड्रेस चैलेंजेस, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, द यूजर हार्म, कंपटीशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मिटिगेट होना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बट स्टिल ओके। तो ये इन गोल्स को लेकर के दे आर मूविंग अहेड विद द डिजिटल इंडिया बिल। The proposed changes include the categorizing digital intermediaries, जो डिजिटल इंटरमीडियरीज है उनको कैटेगराइज करने की बात हो रही है डिफरेंट क्लासेस में, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेयर्स, सोशल मीडिया कंपनीज एंड सर्च इंजन। यहाँ पे आप सर्चेस करो जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है, सर्च इंजन हो गया। तो सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये तो इन 3 कैटेगरीज में जो है यहाँ पर डिवाइड करने की बात कर रही है। अभी जो आईटी एक्ट है इट ट्रीट्स वेरियस इंटरमीडियरीज, जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं उनको आईएसपीज के अंतर्गत लेकर के आता है, वेबसाइट्स के अंतर्गत लेके आता है, क्लाउड सर्विसेज के अंतर्गत लेकर आता है, विदाउट कंसीडरिंग देयर डिफरेंसेस, कि बेसिकली उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो ना देखते हुए बेसिकली वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उसमें इंक्लूड कर दिया या फिर वेबसाइट्स वाले में इंक्लूड कर दिया एंड क्लाउड सर्विसेज में। तो इनको ना एक प्रॉपरली एक जो कहते हैं सेग्रीगेट करना, वो काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। द यूरोपियन यूनियंस डिजिटल सर्विस एक्ट, यूरोपियन यूनियन का ये जो डिजिटल सर्विस एक्ट है, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है ये प्रॉपरली कंसीडर करते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है दे हैव कंसीडर्ड पोटेंशियल फ्रेमवर्क्स फॉर द प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन एज वेल। ओके, एमएसएमईज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और जो एज वेल एज कैशिंग एंड कॉन्डुइट सर्विसेज could be exempted from the major obligations। इनको जो है ना बड़े बड़े ऑब्लिगेशन जो इनके ऊपर लगाए हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वो टाइप की जो चीज़ें हैं वो शायद हटाई जा सकती हैं। ठीक है, एज सच जो है आपका बिल के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो हमेशा आपको एक्ट से ही टाइप के ही क्वेश्चंस पूछेंगे। इस टाइप की चीज़ें जो हैं आप अपने मेंस में ज़रूर मेंशन कर सकते हो कि येस द गवर्नमेंट इज थिंकिंग
is coming up with these kind of bill, this is the bill which the government is coming up with, and ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से सुधार ला सकती हैं एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ें जो है which you can basically write in your मेंस आंसर. ओके तो ये वहाँ पे बेसिकली आपको जो है ये हेल्प करेगी. ओके चलिए, सो this is it related to our news analysis. I hope you people liked it. ठीक है, आंसर करिए, कम्युनिकेट करिए. जब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए भी, है ना. चलो, so see you in the next section, next session, sorry. Bye bye, take care and have a great time.